अटेंडेंस आपका क्लासेस जो लोग ज्वाइन किए हो उनका अटेंडेंस बनेगा, क्योंकि अटेंडेंस का जो स्लॉट है जहाँ पे पोर्टल में आप लोग अपडेट करते हो वहाँ पे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बहुत स्टूडेंट का, तो इसलिए असाइनमेंट सबमिशन और जो आपका क्लासेस ज्वाइन करते हो यहाँ पे जो नाम आप लोग का रिफ्लेक्ट होता है रिकॉर्डिंग क्लास में, वहां से अटेंडेंस होगा जो एवरीडे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, जिनका बन रहा है वो बनाते जाओ। बहुत लोगों का मतलब पोर्टल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओके गुड, 100% है तो गुड। पोर्टल में भी ट्राई करो, लेकिन यहाँ से भी बन रहा है। ओके, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि पोर्टल में अटेंडेंस दे देते हैं लेकिन क्लास अटेंड नहीं करते हैं, लाइव क्लास। ओके, और फिर बाद में यूट्यूब से रिकॉर्डिंग कर लेंगे इस तरीके से सोचते होंगे, तो शायद रिकॉर्डिंग वाला भी अभी कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार बताओ स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। फूल कुमारी, कोई बात नहीं, आप पोर्टल में एक बार ट्राई करके देखो, अटेंडेंस बनाने का ट्राई करो। नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लासेस में पता चल जाता है कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ओके, तो आप लोग को अब तक लास्ट डेट नहीं बोला गया है असाइनमेंट सबमिशन का। तो आज हम लोग का 9th क्लास है, कल 10th क्लास है, कल फाइनल जो रिपोर्ट आप लोग को सबमिट करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और परसों को और एक डाउट सेशन है, जिन जिन को डाउट है असाइनमेंट को लेके वो लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। सैटरडे संडे आई थिंक असाइनमेंट का अटेंडेंस दे रहे हैं वो लोग, तो सैटरडे संडे को भी आप लोग अटेंडेंस दे दिया करो अगर बनता है तो। ओके, लेकिन आपका अटेंडेंस 5 डेज अ वीक ही पकड़ेगा, मंडे टू फ्राइडे। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, फिर तुम लोग का डाउट सॉल्व करेंगे। आज का जो क्लास है वो है फ्यूचर ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ओके, तो हम लोग फ्यूचर के बारे में आज जानेंगे कि एआई का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे जितने भी हम लोग के फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। ओके, एआई हेल्थ केयर को लेके जितने भी फ्यूचर ट्रेंड्स आए हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर जितने भी एआई टेक्नोलॉजी के एडवांस फीचर्स है, एडवांसमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रोबोटिक सर्जरी जो हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा था, पिक्चर्स भी आप लोग को दिखाए थे, वो रोबोटिक्स इन सर्जरी उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फिर टेलीमेडिसिन जो है, जिससे आप लोग मेडिसिन वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ तक कि डॉक्टर्स वगैरह भी होता है ऑनलाइन जिनके साथ आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो, वो और रिमोट हेल्थ केयर दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद जो हमारी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे एआई आ गया है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग का खुल जाएगा। तो फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद भी जितना एआई डेवलप करता रहेगा उतना ज्यादा हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होगा। तो क्या क्या फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो जॉब हो बिजनेस हो जैसा भी हो, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन से। तो एआई जो है वो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो रैपिडली चेंज कर रहा है, राइट? वो चेंज कर रहा है रैपिडली।
तो एआई का जो फ्यूचर है, हेल्थ केयर का जो फ्यूचर है, वो क्या हो जाएगा? नियरली आपका वो मोर डिजिटल हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा और डिजिटल हो जाएगा। अभी भी क्या है, एआई होने के बावजूद भी बहुत सारे जगहों में मैनुअली भी काम करना पड़ रहा है। तो बाद में वो मैनुअल जो है वो उठ ही जाएगा, अपने आप सब कुछ सिस्टमेटिक। ओके, सिस्टमेटिक एंड ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिक होना। ओके, ऑटोमेटिक यानी कि ऑटोमेटिक होना, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपने आप होगा, बिना उसमें कुछ भी रोक टोक नहीं होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिस्टमेटिकली होता रहेगा। चीजें क्या हो जाएगी, जब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है तो फास्टर होता है, ज्यादा मोर पर्सनलाइज्ड हो जाता है। पर्सनलाइज जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के बारे में, राइट? पढ़ा था पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। फिर आपका आ जाएगा पर्सनलाइज डाइट, क्योंकि जब बीमारी होती है तो डाइट हमको फॉलो करना पड़ता है, डॉक्टर हमको एक पर्टिकुलर डाइट देंगे। पर्सनलाइज मेडिसिन आ जाएगा। मान लो डॉक्टर ने मुझको एक मेडिसिन दिया, वो मेडिसिन अगर आप खाओगे तो शायद आपको एलर्जी हो सकता है, तो आपको अलग टाइप का मेडिसिन देंगे। इस तरीके से मोर पर्सनलाइज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से अपना कमरा जो है, कैबिन, रूम, ठीक है, अपने हिसाब से ले सकोगे पर्सनलाइज। जैसे अभी भी थोड़ा बहुत रेंजेस मिलता है, जैसे जनरल वार्ड हो गया, पर्सनल प्राइवेट वार्ड हो गया, उसके बाद हमारा एसी, नॉन एसी, टीवी वाला चाहिए, नॉन टीवी वाला चाहिए, वो सब अभी भी है, लेकिन बाद में और ज्यादा पर्सनलाइज होगा उसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाएगा हमारे फ्यूचर में। फिर है AI will continue transforming patient care and medical services. ओके, हम लोग का हो गया अभी AI एडवांसमेंट। क्या क्या एडवांसमेंट करेगा? अब डिजीज प्रेडिक्शन जो है, जो हमारा बहुत ही रेयर डिजीजेस है, उनका प्रेडिक्शन अभी भी एआई नहीं कर पा रहा है। चाहे वो आप अमेरिका का एआई ले लो, जर्मनी, यूएस, जापान, किसी भी डेवलप कंट्री का आप एआई ले लो, बहुत से जो रेयर डिजीज है, ठीक है, उनका अभी भी प्रेडिक्शन एआई कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जितना एडवांस हो जाएगा एआई, उतना उसको डेटा मिलेगा, राइट? क्या मिलेगा उसको? डेटा मिलेगा। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन। उसके पास जितना इंफॉर्मेशन होगा, जितना डेटा होगा, वो ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका रेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका जो रेंज है वो काफी बढ़ जाएगा डिजीजेस को लेके, बीमारियों को लेके, क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, तो उसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो इजिली और ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाएगा। और बाद में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर एडवांस हो गया हो तो आने वाला क्या डिजीज बन सकता है। जैसे कोरोना का हम लोग ने देखा था, पेंडेमिक के टाइम पे एक के बाद एक पहला स्टेज आया, दूसरा स्टेज आया, तीसरा स्टेज, इस तरीके से नया नया जो है हमारा कोरोना डेवलप हो रहा था, राइट? अलग अलग उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहे थे, नया नया कोरोना वायरस हमको देखने को मिल रहा था। तो फ्यूचर में कोरोना जैसा और भी बहुत कुछ निकल सकता है। तो ये एआई जो है, अब कोरोना का ही अगर कुछ डेवलप स्टेज निकला, तो एआई के पास अभी इंफॉर्मेशन मिल चुका है कोरोना को लेके, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इजिली एंटीडोट या वैक्सीन इजिली बना सकते हैं। लेकिन कुछ अलग प्रकार का अगर डिजीज आ गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए एडवांसमेंट होना बहुत जरूरी है। फास्टर डायग्नोसिस, एआई के पास ज्यादा नॉलेज होगा तो वो इजिली हम लोग को डायग्नोसिस कर पाएगा, इलाज कर पाएगा। ड्रग डिस्कवरी, अब ड्रग डिस्कवरी का ऐसे समझो कि जो हमारा लैब होता है, ओके, लैब में जब ड्रग स्पेशलिस्ट जो है, ओके, वो लोग या केमिस्ट, कौन बनाता है ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स की जो स्टडीज करेंगे, ड्रग्स यानी कि वो मेडिसिन, मेडिसिन बनने से पहले वो ड्रग होगा, एक केमिकल होगा वो। ठीक है, तो जो केमिस्ट लोग होंगे उनका टेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में उनका डेटा वगैरह रहेगा, वहां पे वो लोग सॉल्व करते हैं चीजों को, और फिर पढ़ेंगे उसके ऊपर। पढ़ने के बाद वो स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि ये ड्रग
इस बीमारी को किस तरीके से सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुछ बीमारी है लंग्स में, ठीक है, किसी को लंग्स में बीमारी है, तो एक इस तरीके का ड्रग्स बनाओ, एक ऐसा ड्रग बनाओ जो डायरेक्टली जाके लंग्स में जो बीमारी है, जो वायरस है लंग्स के अंदर, उसको अटैक करे। तो ये जो ड्रग्स बनाया गया है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, उसका साइज, उसका शेप इस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे क्या कहते हैं इसको, रिसेप्टर कहते हैं, ओके। ड्रग के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो जो वायरस है, ठीक है, जो बीमारी कर रहा है वो वायरस, उसको पकड़ सके। ऐसी चीजों को बनाने के लिए लैब में उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसके ऊपर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट जो इंसान इसको स्टडी किया होगा, उसका जो एबीसीडी होगा, मतलब जो एबीसीडी एकदम बेसिक से उसने जो पढ़ाई की है, ठीक है, उसने ऑब्वियसली उसको रिटन फॉर्म में कहीं पे रखा होगा थेसिस बना के। इसलिए हम लोग थेसिस बनाते हैं, राइट, पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन उसको पढ़ के फिर और बना सके। जब आपका एआई एडवांस हो जाता है, तब आने वाले इंसान को, आप में से ही कोई अगर पीएचडी करना चाहता है हेल्थ केयर मतलब सेक्टर में, एआई सेक्टर में, ऑब्वियसली आप किसी भी सेक्टर में पीएचडी करो, सब लोग एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में भी करोगे तभी एआई का यूज करोगे। तो आपको एकदम स्क्रैच यानी कि पूरा एबीसीडी से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। आप डायरेक्टली डेटाबेस में जाओगे, वहां पे पेपर का नाम सर्च करोगे तो बहुत सारे पेपर्स आपको ऑलरेडी आ जाएंगे। तो आप डायरेक्टली अपना टारगेट जो है उसको आप सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो जो ये लैब का काम होता है, ड्रग डिस्कवरी वगैरह, उसमें करते क्या है, एक साइंटिस्ट है जिसने कुछ खोज किया, दूसरा साइंटिस्ट है जिसने कुछ दूसरा खोज किया, लेकिन दोनों की स्टडी को अगर आप पढ़ोगे, मतलब हम जो है वो हम तीसरा लोग है, ठीक है, हम तीसरा इंसान है जो हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने ए और बी के स्टडीज को पढ़ा और हमको पता चला दोनों ने अलग अलग कुछ किया है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप है जिस पे स्टडी नहीं हुआ है, ओके। जैसे इसने बताया व्हाट इज दिस, व्हाट जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसने बताया, और इसने बताया व्हाई इज दिस, ये क्यों होता है, इसके बारे में उसने बताया। ये दो क्वेश्चन का आंसर इन दोनों ने दे दिया, लेकिन जो हम लोग का दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ, कैसे होगा, इसका आंसर नहीं दिया है। तो ये हाउ जो हो गया, ये क्या हो गया, हमारा रिसर्च का गैप, ओके। किसी भी फील्ड में पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, यही चीज होता है, हमेशा वहां पे गैप ढूंढते हैं, किस पॉइंट के ऊपर रिसर्च नहीं किया गया है, अब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। ऑलरेडी जो है उसके ऊपर रिसर्च करके तो फायदा नहीं है, ऑलरेडी बना चुके हैं, रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो जो नहीं है उसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। तो जो हाउ ये क्वेश्चन है, ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो अगर हम लोग को इसके ऊपर काम करना है तो हम लोग फिर से व्हाट या व्हाई नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्टली इनका पेपर पढ़ेंगे जो इन लोगों ने पेपर पब्लिश किया है। हम लोग को वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले से करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन लोगों ने करके उन लोगों ने प्रूफ दे दिया है ना, उन लोगों ने एविडेंस दे दिया है। तो हम लोग को फिर से वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब इससे क्या हो गया, हम लोग का टाइम भी बच गया, हम लोग का टाइम बच गया है, करेक्ट, हम डायरेक्टली अपना काम कर सकते हैं, हम लोग का मनी भी बच गया, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो पैसे खर्च होते हैं बहुत, है ना, टाइम एंड मनी दोनों बहुत प्रीशियस है, दोनों ही बच गया है। तो हम लोग डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ड्रग डिस्कवरी में एआई का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एआई आ जाएगा तो कितना, उस तरीके से सोचो कितना एडवांस लेवल में आ जाएगा कि कितना ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, करेक्ट। तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हम लोग डिजिटली भी कर पाएंगे, प्रैक्टिकली इन कंप्यूटर, इन लैपटॉप हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ जो है वो स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे आपका रोबोट्स हो गया हो। रोबोट्स कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, अभी हम लोगों ने सर्जरी के बारे में पढ़ा था, वहां पे यूज किया गया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बाहर के देशों में आपको होटल वगैरह मिलेगा जहाँ पे नौकर नहीं होते, वहां पे रोबोट्स काम करते हैं, वही नौकर नौकर होते हैं एक्चुअली। तो उनको एज क्लीनर्स रखते हैं रोबोट्स को, एक तरीके का मैनुअल वैक्यूम टाइप होता है जो वैक्यूम क्लीनर की तरह पूरा साफ करेंगे पूरे होटल को।
उन लोग को आपका भाषा समझ में आएगा, आपके साथ वो लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे चैट जीपीटी इंटरेक्ट करता है उस तरीके से। तो एज क्लीनर्स वो लोग रखते हैं, एज असिस्टेंट भी रोबोट्स को रखते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज में आ चुका है, हो सकता है इंडिया में भी बहुत जल्दी आएगा। तो हॉस्पिटल्स में भी ये सब होता है। ओके, एक ही चीज को बार बार साफ करना पड़ता है तो रोबोट्स का यूज हो सकता है। तो स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे आ गया। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आपका, एआई जो है मिलियंस ऑफ जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो क्विकली एनालाइज कर सकता है सेकेंडों में। ओके, मतलब 1 सेकेंड में मान लो अगर 1 लाख करेगा, ठीक है, वो इंसान से पॉसिबल नहीं है जो एआई कर सकता है। 1 सेकेंड में 1 लाख अगर वो रिकॉर्ड्स चेक करेगा तो फाइन। एडवांस एआई इंप्रूव्स हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, दोनों को वो इंप्रूव करता है बहुत हद तक। तो प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर क्या होता है, प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर जो है वो एआई का यूज करता है ताकि वो फ्यूचर में होने वाले जितने भी हेल्थ रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, कोई भी बीमारी सीरियस होने से पहले ही वो हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, अब तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है लेकिन उसके हार्ट में कुछ इशू हुआ है, मैं प्रॉब्लम नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिख रही हूँ, इशू। ठीक है, अब तक डिजीज नहीं हुआ है, वो उसको पता नहीं है कि उसको हार्ट की बीमारी है, अब तक हुआ नहीं है। तो वो चेकअप कराने गया, तो फिर डॉक्टर ने उसका क्या क्या इलाज करवाया, तो उसके साइंस देखे, उसके सिम्टम्स देखे, और जो रिपोर्ट है वो हमारे कहाँ पे डाल दिए, एआई सिस्टम में डाल दिए। और एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि अगर इसका इलाज बहुत जल्दी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, इसको हार्ट अटैक। समझ में आया सभी को? मैं सपोज गई डॉक्टर के पास, मेरे बॉडी का उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया और बहुत सारे एक्सरे वगैरह लिया, ठीक है, सीटी स्कैन एमआरआई कुछ कुछ लिया, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेस्ट में दर्द हो रहा है, इस तरीके से मैंने बता दिया अपने साइंस एंड सिम्टम्स। तो मेरे को जो चेस्ट में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत सर घूम रहा है, ठीक है, बीपी मेरा लो है या हाई है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे साइंस एंड सिम्टम्स में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है और हमारी जो रिपोर्ट्स वगैरह होगा टेस्ट का वो एआई चेक करेगा, और फिर हमारी इश्यूज, जो हमारा हार्ट का इशू था वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगा कि अभी अगर स्टेप नहीं लिया तो बाद में जाके, बाद में मतलब 1 साल बाद या 5 साल बाद भी हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है। तो हम लोग पहले से ही अवेयर हो जाएंगे कि हाँ अभी हमको अच्छा खाना खाना है, जंक फूड छोड़ना है, ठीक है, डॉक्टर क्या क्या बोलेगा उस पर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक बड़े इशू को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पे एआई जो है उसने प्रेडिक्शन किया है, एआई का काम ही प्रेडिक्शन करना है, तो इसको प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक है, तो एआई कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, डिटेक्टिंग अर्ली वार्निंग साइन, ठीक है, स्ट्रोक होने से पहले बहुत सारे ऐसे बॉडी में साइंस आते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस आएंगे, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा बॉडी को। ओके, मतलब ये सब कुछ साइन है कि 1-2 घंटे के बाद उस इंसान को स्ट्रोक होने वाला है, तो इसलिए वो सब बॉडी सिग्नल देता है। ठीक है, आप खुद देखोगे अपने बॉडी को ही, अगर आप लोगों में से जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, घर में अगर वर्कआउट करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, जब आप एक अ, आपका जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आपने किया तो आपका बॉडी थकने लगेगा, लगता है ना, बहुत ज्यादा पसीना तो आता ही है गर्मी की वजह से, लेकिन कोशिश करके भी आप नहीं कर पाते। और ये सेम चीज आप लोग स्टूडेंट हो, जब आप पढ़ाई करते रहते हो, एक दिन तो ऐसा आया होगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं किया होगा पढ़ाई करने के लिए, आपने ट्राई किया बहुत, लेकिन दिमाग ने मतलब हार मान ली कि आज नहीं चाहिए, आज हमको रेस्ट चाहिए, राइट। ये क्यों होता है, ये बॉडी साइन देता है कि तुमको अभी ब्रेक की जरूरत है। ओके, जब आप ज्यादा स्क्रीन में देखते हो, ठीक है, लैपटॉप में मोबाइल में ज्यादा दिखते हो, तब आंखों से कभी कभी पानी आती है ना, पानी आ जाता है, और दर्द करता है आंखें और ब्रेन। ओके, सर में दर्द करने लगता है, तो वो एक साइन होता है कि तुमने अगर और ज्यादा किया तो स्ट्रेस आएगा आंखों में, जो रेटिना के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा।
ठीक है। तो ये सब बॉडी जो है वो साइंस देता है। तो ये तो सिंपल सिंपल बीमारी है, मतलब बीमारी भी नहीं है, नॉर्मल जो चीजें हम लोग के डेली लाइफ में होता है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत रेयर डिजीज होती है, हार्ट के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं, स्ट्रोक कब हो जाए लोगों को पता नहीं, वो सब जो है कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को एआई डिटेक्ट करता है। ओके। मॉनिटरिंग पेशेंट कंडीशन, तो किसी को सपोज आईसीयू में या इमरजेंसी में वो बंद है कोई पेशेंट, तो उसको हर तरीके से उसके आसपास सारी मशीन्स होंगे, नर्सेस डॉक्टर्स काम करते रहेंगे, तो रेगुलर उसका जो हेल्थ है वो मॉनिटर करते रहेंगे, उसका बीपी, हार्ट, ठीक है, सब कुछ उसका मॉनिटर करते रहेंगे। तो एआई जो है उसमें मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा। अगर कुछ भी चेंजेस आया, जैसे हार्ट का ईसीजी रिपोर्ट में अगर अचानक से ज्यादा बढ़ गया या बहुत लो हो गया, तो वो अलार्म, अलर्ट जो है वो सेट कर देता है। अलर्ट कहते हैं उसको, एक तरीके का अलार्म है। वो नर्स या डॉक्टर को जो ड्यूटी में रहेगा उस पेशेंट का, उसको भेज देगा मोबाइल में, ठीक है, या फिर उसका अपना उन लोग का जो लैपटॉप कंप्यूटर जो होगा वहां पे भेज देगा, वो लोग इमीडिएटली उनको सिग्नल मिल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम, जो अभी अभी मैंने समझाया वो है प्रेडिक्टिंग फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो एआई हेल्प कर सकता है। उसके बाद है हमारा रोबोटिक्स एंड सर्जरी। तो मैंने आप लोगों को एक फोटो दिखाया था बहुत पहले रोबोटिक सर्जरी का, ये वाला, याद है सभी को? तो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी ये यूज हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं रोबोट हैंड, रोबोटिक हैंड। ओके। उसका यूज करके हम लोग सर्जरी करते हैं। फाइन। तो एक और फोटो है मेरे पास, ये वाला, जहाँ पे आप देखो बीच में जो है ये पेशेंट है। ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 जन हैं एज डॉक्टर्स। ये एज ए डॉक्टर आप नहीं भी बोल सकते हो, ये 3 अगर डॉक्टर है तो एक इसमें से टेक्नीशियन भी होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स और मशीन्स को हैंडल करने के लिए एक टेक्नीशियन भी जरूरत होगी। तो आप ऐसे मान लो 3 डॉक्टर है और एक टेक्नीशियन है। ओके। जो चीजों को मॉनिटर करेगा। फाइन। तो जो हेल्पिंग हैंड हम लोगों ने देखा था रोबोट हैंड, यही है, ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहा है, वेट, ये जो है ये रोबोटिक हैंड्स है। ओके। तो बहुत सारे हम लोग के बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट्स है जहां ह्यूमन का हाथ जो है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी पहुंच नहीं सकते, तो उनको इस तरीके का रोबोटिक हैंड की जरूरत होती है, ताकि एकदम माइनर कट से, बस थोड़ा सा कट देके इजीली ऑपरेशन कर सके। कुछ अगर ट्यूब वगैरह घुसाना है, कुछ मेडिसिन अगर उसमें डालना है, ठीक है, तो फिर इजिली वो हो सके, तो इसलिए रोबोटिक हैंड्स का यूज करते हैं। इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स में कैमरा होता है, रोबोटिक हैंड्स के अंदर बहुत छोटा कैमरा होता है, और वो जब इंसान के शरीर के अंदर घुस जाएगा तब इजीली हम लोग मॉनिटर में ट्रैक कर सकते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है। ओके। तो ये है आपका रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर्स को असिस्ट करता है। ओके। एज असिस्टेंट वो लोग यूज करते हैं सर्जरीज के टाइम पे। तो इसका बेनिफिट्स क्या होता है? ग्रेटर प्रिसीजन। तो किसी, जैसे मैंने बोला, किसी एकदम छोटे जगह में एक कट डालना है, बस एकदम छोटा सा एक माइन्यूट कट डालना है, तो हो सकता है कि अगर हम लोग ने अच्छे से उसको देखा नहीं, कैमरा में अगर वो अच्छे से आया नहीं, तो हम गलत जगह में कट मार दे, तो प्रिसिशन जो है एकदम करेक्ट जगह में वो कट मारेगा। ठीक है, एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होगा। फिर हमारा है स्मॉलर इंसिजन। स्मॉलर इंसिजन मतलब यही स्मॉलर कट। इंसिजन मतलब क्या होता है? कट, कट मारना। सर्जरी में कट करते हैं ना, उसको कहते हैं। फास्टर रिकवरी। अब देखो, पहले टाइम पे क्या होता था, प्रेगनेंसी पे आते हैं। ओके, प्रेगनेंसी का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है अगर सर्जरी का लेना है तो। क्या होता था पहले, एकदम ओरिजिनल वाला सोचो, जब सर्जरी आया, सी सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, पता है ना सभी को, सी सेक्शन सर्जरी वाला। तो पहले क्या था, कट करते थे इस तरीके से, इन्वर्टेड टी, और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते थे। ओके। आजकल क्या करते हैं, इतना बड़ा कट नहीं मारते, छोटा सा कट मारेंगे। आजकल एक ग्लू आया है, जिन लोगों को पता है, अगर देखा है तो यूट्यूब वगैरह में देखा करो, वहां पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। वो स्टिच नहीं करते, बहुत सारे हम लोग के बॉडी में लेयर्स होते हैं ना अलग अलग,
नीचे के कुछ लेयर्स को वो लोग स्टिच कर देंगे, ठीक है, बच्चे को निकालने के बाद। ऊपर वाले लेयर्स में वो लोग ग्लू लगाते हैं, एक अलग टाइप का ग्लू है, इतना स्ट्रॉन्ग ग्लू है कि वो स्किन को एक दूसरे के साथ अटैच कर देगा। कुछ दिनों तक बोलेगा डॉक्टर कि आप पानी वगैरह मत लगाओ, उस जगह में पानी मत लगाओ, ठीक है। और उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद आप इजिली नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, आप कोई भी सर्जरी करो, डॉक्टर बोलते हैं कि आप पानी मत लगाओ कुछ दिनों के लिए, पॉलिथीन डाल के आप नहाओ, ओके, उस जगह में आप रैप कर दो पॉलिथीन से, जाते पानी उसमें ना गिरे। तो सेम चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को अपेंडिक्स हो गया है, ओके, अपेंडिक्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अपेंडिक्स सुना है सभी लोगों ने? अपेंडिक्स का एग्जाम्पल, पहले क्या था, इतना बड़ा कट मारते थे और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते थे, सर्जरी करते थे। अभी क्या होता है, लेप्रोस्कोपी, ओनली होल्स। पता है लेप्रोस्कोपी सभी को? होल्स के थ्रू इलाज करते हैं। अभी चलो लेटेस्ट अगर हम लोग बोले तो प्लास्टिक सर्जरी, ये तो सभी ने देखा होगा प्लास्टिक सर्जरी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, फेमस पर्सनैलिटीज है जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे आपको इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप लोग चलाते हो, यूट्यूब वगैरह में भी मिलेगा, बहुत सारे ऐसे रील्स और शॉर्ट्स मिलते हैं जहां पे वो लोग डबल चीन जो है, ठीक है, डबल चीन को हटाएंगे सर्जरी करके। तो पहले क्या था, पूरा जो फेस कट है, सपोज ये इंसान का कट है, तो इस तरीके से पूरा जॉ लाइन निकालने के लिए उनको यहाँ पे कट करते थे। अभी क्या होता है, कान के पास बस छेद करते हैं, है ना? छेद करने के बाद आपका जितने भी फैट्स होंगे आपके फेस में, आपके डबल चिन के एरिया में, वो उस छेद से एक छोटा सा, सपोज ये ईयर है, ओके, ठीक है, और फिर इस इंसान के यहाँ पे छेद करके, ओके, यहाँ पे छेद करेंगे, और उसके बाद उसके जितने भी फैट्स है एक ट्यूब के सहारे वो सारे निकाल देंगे, ठीक है। वैक्यूम जैसा होता है, सक्शन जैसा, कि सक करके सारे फैट्स जो है निकाल देते हैं, जिसको हम लोग लिपोसक्शन कहते हैं। सुना है लिपोसक्शन सभी लोगों ने? बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े लोग लिपोसक्शन कराते हैं ताकि बॉडी से फैट निकल सके इजीली सर्जरी के थ्रू। लिपोसक्शन आजकल होल्स के थ्रू होता है, पहले कट करते थे, ओके। तो क्या डिफरेंस है कट करना और होल्स? ये आजकल प्रिफर नहीं करते कट करना, होल्स प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि रिकवरी फास्टर होता है ही नहीं कट, छोटा सा जो एक होल बनाते हैं बस उतना ही, तो जल्दी इजी हो जाएगा रिकवरी, है ना? और इससे क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस था ज्यादा कट करने से, क्योंकि ठीक से रिकवरी नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके। क्योंकि लोग तो महीने रेस्टिंग में तो नहीं रह सकते, है ना? तो इसलिए क्या होता है, जब आप छोटा सा कट करोगे या होल्स बनाकर सर्जरी करते हो, तब इजिली रिकवरी भी होता है और कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन नहीं होता, जल्दी से घाव भर जाता है, इसलिए इन्फेक्शन नहीं होता है। फाइन, समझ में आया सभी को? तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर होता है, जितनी सर्जरी का, रोबोट्स जो है उसको काफी सपोर्ट करते हैं, सर्जन्स वगैरह को, ठीक है, ये सब सॉल्व करने के लिए। तो एआई असिस्टेड जितनी भी सर्जिकल हम लोग के सिस्टम्स है, उसमें क्या आता है, पहले एनालाइज सर्जिकल डेटा। तो ये जो मैंने फोटो दिखाया था आपको, ये वाला, ये जितने भी यहाँ पे मॉनिटर में ये लोग देख रहे हैं, ये सर्जिकल डेटा है, ठीक है। एआई के हेल्प से देखो अच्छे से इमेजेस के साथ वो लोग देख पा रहे हैं, कंप्लीट डेटा यहाँ पे निकल आ रहा है, ओके, एक्यूरेसी के साथ। तो डॉक्टर्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं होता, इजिली वो लोग रियल टाइम डेटा उनको मिल जाता है, उसी टाइम में जब सर्जरी कर रहे हो उसी वक्त वो कर भी रहे हैं सर्जरी, डेटा भी मिल रहा है, तो इजी हो जाता है काफी। तो एनालाइज हो जाएगा। गाइड मूवमेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी, एक लंबे से रोबोटिक, जो आपका हाथ है, रोबोटिक हैंड जिसको कहते हैं, उसमें एक सीरिंज लगा दिया, ठीक है, साथ में इसमें कैमरा होगा, बॉडी के अंदर वो उसने डाल दी, ठीक है, रोबोटिक हैंड को, और इजीली जो है मॉनिटर में देख देख के वो लोग लेफ्ट राइट इजीली वो लोग जा सकते हैं, कौन सी जगह में हार्ट के किस पाइप में
ठीक है। ये अगर हार्ट है तो इसके इतने सारे वेन्स और आर्टरीज होते हैं कि कौन से आर्टरी में कहाँ पे डालना है स्टेन को, या पेसमेकर वगैरह अगर किसी किसी को डालना है तो किस तरीके से डालना है, कहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह गाइड कर सकता है इजीली। ओके, फिर हमारा हो गया इम्प्रूव सर्जिकल एक्यूरेसी। जब इतने बड़े मॉनिटर में डॉक्टर्स देखते रहेंगे अपने सर्जरी को, तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी बढ़ेगा, वो गलती नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से बॉडी पार्ट में जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा एआई असिस्टेड सर्जिकल सिस्टम। तो लेटेस्ट अगर आपसे पूछे एआई का एकदम लेटेस्ट वर्जन जो हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, आप इसका एग्जाम्पल दोगे, एआई असिस्टेड सर्जिकल सिस्टम। ओके, तो रोबोटिक असिस्टेड मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। ज्यादा मिनिमल इन्वेसिव करना क्या होता है, अटैक करना। इन्वेसिव करना मतलब अटैक करना। मिनिमली मतलब मिनिमम, हम लोग छोटा सा कट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ज्यादा घाव नहीं दे रहे पेशेंट को, इसलिए रोबोट के हेल्प से हम लोग छोटे से कट से ही बहुत मतलब इजीली एक सर्जरी जो पहले बहुत टाइम भी लगता था, ओके, अभी बहुत इजीली हम लोग वो कर पा रहे हैं। तो एआई जो है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑपरेशन में दोनों बरकरार रखेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा कि एआई का क्या इंप्रूवमेंट है, एग्जाम्पल बताओ हेल्थ केयर में, सेकेंड एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन। ठीक है, जो रिमोट हेल्थ केयर में अगर पूछेंगे तो ये वाला आएगा, क्योंकि अभी आप इजिली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो, वीडियो कॉल में डॉक्टर से बातें, ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन और रिमोट मॉनिटरिंग। फोटो से समझाती हूँ, इजी होगा। तो जिस तरीके से ये है, पेशेंट जो है इजिली अपने कंप्यूटर वगैरह से अपने डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, इजी है ये। ओके, दूसरा है हमारा डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो सारा जो है डिजिटल है, एक भी मैन्युअली रिटन नहीं है। अच्छे से देखो, यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है। देखो, आपके डोजेस दिया गया है, कितना कब लेना है, कितने दिनों तक लेना है, ड्यूरेशन लिखा गया है, यहाँ पे मेडिसिन के नाम है, करेक्ट, डेट वगैरह सब कुछ जो एक प्रेस्क्रिप्शन में होता है, एक सुबह एक रात्रि को लेना है खाने से पहले, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो। ओके, और डॉक्टर क्या करेगा, लास्ट में जो है अपना डिजिटल साइन छोड़ देगा। ओके, यहाँ पे जो है डिजिटल सिग्नेचर छोड़ेगा, उसको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, आजकल डिजिटल साइन कर सकते हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन। ये सारे जो डिवाइसेस है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये कहाँ पे काम आएगा, आपके रिमोट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में। रिमोट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, ठीक है। गांव में एक ऐसे मतलब जगह में जहां पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, उनके घरों में भी अगर ये सब डिवाइसेस होंगे तो वो लोग इजीली अपना छोटा छोटा जो इलाज है, जैसे बीपी चेक करना, शुगर वगैरह चेक करना, इजिली वो लोग कर सकते हैं, क्लिनिक या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, इजिली आप लोग घर बैठे ही आप चेक करो, उसके बाद फिर डायरेक्टली आप वीडियो कॉल या फोन कॉल करो डॉक्टर को, और फिर बातें आप अपना चीजें बोल सकते हो, रिपोर्ट वगैरह आप लोग बोल सकते हो। तो ये कुछ टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स है जो काफी पॉपुलर है, ठीक है। ये प्रोवाइडर्स के नाम है, टेलीमेडिसिन के क्या क्या टाइप्स है, किस तरीके का टाइप है, और कैपेबिलिटीज क्या क्या है यहाँ पे लिखा गया है। ये एग्जांपल्स के लिए मैंने दिया है, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जानना जरूरी है इसलिए मैंने दिया है। एमवेल जो है वो एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, मेड सिम्फनी, ओरियन हेल्थ आरपीएम, डाटोस हेल्थ और टेलीमेड। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसे एमवेल है तो वो ऑल पर्पस, जितने भी वर्ल्ड में बीमारी है, हर तरीके की बीमारी का मेडिसिन आपको एमवेल में मिलेगा। ओके, लेकिन वो कम्युनिकेशन वगैरह नहीं करता है, ठीक है, वो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, वो स्केड्यूल करने में हेल्प करता है, देखो लिखा हुआ है। कार्डियक डिजीज टेलीमॉनिटरिंग, अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा। वेरेबल डिवाइस कनेक्शन,
अगर आपके पास जो ये मैंने दिखाए थे, ये सारे अगर आपके पास है, तो आप इजिली मोबाइल में एमवेल को इंस्टॉल करके कनेक्ट कर सकते हो डिवाइस के साथ, और फिर वो एआई जो है उसका वो पढ़ के आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, मेथ सिम्फनी जो है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग कराएगा, शेड्यूलिंग कराएगा, ये सब कराता है। ओरियन हेल्थ आरपीएम उसी तरीके से ऑल पर्पस टेलीमॉनिटरिंग, वेरेबल डिवाइस कनेक्शन, तो सबका अपना अपना है। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस भी कराता है, मतलब दुकान वगैरह का इंफॉर्मेशन भी देगा कहाँ से क्या मिलेगा। और हाँ, वैसा ही है सारे बाकी, डाटोस हेल्थ भी वही है, टेलीमॉनिटरिंग, वेरेबल डिवाइस और टेलीमेट भी वही सेम चीज कराता है। तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट वगैरह भी शेड्यूल कर सकते हो। हर ऐप में किसी किसी डॉक्टर्स या कोई ना कोई हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन रहेगा जिसमें आप लोग अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाओगे। तो जनरली फॉरेन है, इंडिया में भी यूज होता है, लेकिन आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है हार्ट के, ब्रेन के, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लोग क्या करते हैं, बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं उसको लाखों लाखों रुपए से, ओके, क्योंकि वो मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आप इन सब एप्स के हेल्प से भी ऑर्डर करवा सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेलीमेडिसिन, ओके, जो जनरली इंपॉर्टेंट है रिमोट एरियाज में। ओके, उसके बाद हमारा एआई इन टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन में एआई का क्या काम है, मैनेजिंग अपॉइंटमेंट। टेलीमेडिसिन ऐप से आप लोग अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकते हो, शेड्यूल करना, कंसल्ट करना डॉक्टर को। असिस्टिंग सिम्टम एनालिसिस, कुछ अगर सिम्टम्स है, सर में दर्द है, साइनस की प्रॉब्लम में नाक में दर्द हो रहा है, ओके, सर में कौन सी जगह में दर्द है, वो सब अगर आप टाइप करोगे या बोल दोगे ऐप को, तो वो आपको इस तरीके से असिस्ट करेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ रिमोटली, तो गांव में या ऐसे जगहों में जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहां के जो पेशेंट है उनको इजीली वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो एआई चैटबॉट्स है वो पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने से पहले ही चैटबॉट से आप बात कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने से भी आपको फीस देना पड़ेगा। तो चैटबॉट से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह के बारे में पूछने के लिए। उसके बाद है हमारा स्मार्ट हॉस्पिटल। तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मार्ट हॉस्पिटल्स जो एआई ऑटोमेटेड होगा, ओके। क्यों स्मार्ट हॉस्पिटल कहते हैं इसको, ऑटोमेटिक सिस्टम है, एआई पावर्ड पेशेंट मॉनिटरिंग होगा, स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस होंगे, करेक्ट, और रोबोटिक असिस्टेंट जो मैंने बोला था, क्लीनर्स हो, असिस्टेंट हो, मेडिसिन देने वाला हो, सिक्योरिटी गार्ड तक भी रोबोटिक हो सकता है। आजकल रोबोटिक डोर्स भी मिलते हैं जहां पे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, ओके। तो सारे रोबोटिक्स आ सकते हैं स्मार्ट हॉस्पिटल्स। तो टेक्नोलॉजी कैसा है, विल मेक हॉस्पिटल मोर एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव, ओके। उसके बाद फ्यूचर करियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग का क्या काम है इसमें। तो जैसे ही कुछ नया चीज मार्केट में आता है, इंडस्ट्री में आता है, उसमें ग्रोथ भी होता है करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एआई का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। हेल्थ केयर सिस्टम में आपका हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, एआई ने सब काम कर लिया, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन, एआई की भाषा को कोई पढ़ना पड़ेगा ताकि वो पेशेंट को समझा सके। कौन करेगा वो काम, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, ओके। एआई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, जो एआई हेल्थ केयर स्पेशल होते हैं, अपने अपने सेक्टर में एक एक स्पेशलिस्ट, जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों के अपने बच्चों का डॉक्टर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट अपना स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ओके, इस तरीके से अलग अलग, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट अपने अपने स्पेशल डॉक्टर्स है। एआई के मामले में भी अपना अपना स्पेशल डॉक्टर होंगे, जिनको हम लोग एआई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट कहेंगे। फिर हमारे आ गए मेडिकल रोबोटिक टेक्नीशियन। तो ये जो मैंने फोटो दिखाया था रोबोटिक सर्जरी का, उनको कोई टेक्नीशियन ही हैंडल कर पाएगा, तो उसको कहते हैं मेडिकल रोबोटिक टेक्नीशियन, जो मशीन वगैरह को हैंडल कर पाए। फिर हमारा आ जाएगा हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल, ओके। तो जितने भी हमारे बायोलॉजिकल डेटा वगैरह होगा शरीर का, उसका जो इंफॉर्मेटिक्स होगा, मतलब जो कोडिंग लैंग्वेज में जो बोलेगा एआई, उसको पढ़ने वाला को क्या कहेंगे, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल, ओके। सबका अपना अपना रोल है, सबके लिए स्किल्स की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट।
काम करना आना चाहिए, तभी काम मिलेगा। फाइन। तो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स आप लोगों ने सुना है कभी? बायो इंफॉर्मेटिक्स काफी चर्चा में है। ओके, इसमें हम लोग डीएनए, प्रोटीन, आरएनए वगैरह का स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और जो मैंने बोला था लैब में ड्रग्स बनाना, बायो इंफॉर्मेटिक्स का बहुत यूज होता है लैब में ड्रग्स बनाने के लिए। तो उसका एक जो आपका करियर अपॉर्चुनिटी होगा वही है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल, जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करेगा। ओके, तो ये हो गया कुछ 4-5 मैंने एग्जाम्पल दिया है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्किल्स क्या क्या चाहिए ऐसे इस तरीके का जॉब लेने के लिए? डिजिटल लिटरेसी, एआई के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस, मशीन का काम, डेटा एनालिसिस कैसे करें उसके ऊपर जानना इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग एआई टूल्स, एआई का जो अलग अलग टूल्स है जो हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हैं, ओके, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अचानक से एआई काम करना बंद कर दिया, उस वक्त आपको अपना ब्रेन का यूज करना पड़ेगा काम करने के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होना चाहिए। ओके, हेल्थ केयर नॉलेज, जो हम लोग बार बार डिसएडवांटेज में पढ़ रहे थे, ओवर डिपेंडेंस। मान लो एक दिन एआई खत्म हो गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो एआई एक दिन खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? वी हैव टू यूज अवर ब्रेन, क्योंकि हॉस्पिटल तो हमेशा रहेगा, लोगों की बीमारी आती रहेगी जाती रहेगी, राइट। तो हम लोग हमेशा तो डिपेंड नहीं हो सकते एआई के ऊपर। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और हेल्थ केयर नॉलेज के ऊपर करके। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि एआई के बारे में जान लिया तो हम लोग सिक्योर हो गए। अगर एआई नहीं हुआ उस वक्त आप क्या एक्शन लोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एबिलिटीज है जिसकी जरूरत है। कंबाइनिंग हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी स्किल विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, और नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ओके, और जो अभी चैलेंजेस है वो क्या क्या है हमारे? एथिकल कंसर्न हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसके ऊपर। प्राइवेसी रिस्क सभी को पता है ये। हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट होंगे। डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेशन, बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंड हो जाएंगे ऑटोमेशन को लेके। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है, वो है प्रोफेशनल, स्किल प्रोफेशनल्स, ये भी ऐड करना है। वेट, यहाँ पे ऐड होगा एक पॉइंट, नीड स्किल प्रोफेशनल। ओके, और स्किल प्रोफेशनल को अगर चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरत है बताओ? अगर हमको स्किल प्रोफेशनल की जरूरत है, जो हम लोगों ने ये सारे पढ़े, ये करियर फ्यूचर के जॉब्स वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा, हमको पता चल गया कि हाँ हम लोग को स्किल प्रोफेशनल बनना पड़ेगा तभी हम लोग को जॉब मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग, है ना, और प्रोग्राम्स एंड कोर्सेस, जो अब तक इंडिया में बहुत कम है एआई को लेके। ओके, क्योंकि कोर्सेज बनेगा, प्रोग्राम्स बनेगा, ट्रेनिंग सेशन होंगे, तभी तो स्टूडेंट्स एनरोल कर पाएंगे, जैसे आप लोग एनरोल किए हो इस कोर्स में। और ज्यादा अगर अच्छे से बनेगा और अलग अलग अगर बनेगा एआई को लेके, तभी तो लोग और एनरोल करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे चैलेंजेस। अब तक किसी को कुछ डाउट? यस, इंक्लूजन ऑफ एआई इन एजुकेशन सिस्टम अभी हो चुका है बहुत सारे स्कूल में, मैंने सुना है। क्लास 6-7 से ही बुक्स में पढ़ाना शुरू किया है, और बाहर की कुछ स्टेट्स वगैरह में क्लास 4-5 के बच्चों को भी एआई का नॉलेज देना शुरू किया है। ओके, तो एनईपी जो आया है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वहां पे एआई का डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आशा कुमारी अपना डाउट बोलो।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है अभी भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल बताओ। जयंत कुमार ने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला है, एक एग्जाम्पल दो मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सब लोग। बीटी कॉटन, वेरी गुड। एडीए, गुड। जीन थेरेपी वगैरह, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन थेरेपी अलग अलग है। ओके, चलो। अभी हम लोगों ने रोबोटिक सर्जरी हम लोगों ने पढ़ लिया फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में। अभी मुझे तुम लोग बताओ, अपना अपना एग्जाम्पल दो, फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकता है। फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल बताओ। रोबोटिक सर्जरी को छोड़ के, टेलीमेडिसिन को छोड़ के, ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बाकी बताओ। रोबोटिक ट्रेवलिंग मतलब? ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट, वो तो रोबोटिक सर्जरी में आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है दुनिया में? इंडिया का छोड़ देते हैं, इंडिया में अब तक इतना एडवांस एआई नहीं है। डेवलप कंट्रीज में और क्या हो रहा है, बताओ एग्जांपल्स। फ्यूचर एआई का, फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज का बताओ। यस, रोबोटिक असिस्टेंट एज मेडिकल स्टाफ और एज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, रोबोटिक सर्जरी तो मैंने बता दिया। हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस, उसमें एआई क्या करेगा? नो, मेडिकल डेटा एनालिस्ट ये सब तो जॉब बोल रहे हो आप। मैं बोल रही हूँ कि एआई का टेक्नोलॉजी बताओ, टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। हाँ, डाउट बताओ शाहनवाज, क्या डाउट है बताओ। प्रेडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक्स, वेरी गुड। एआई डेटा कलेक्शन, ओके। और बताओ, सभी से मुझे रिप्लाई चाहिए। ये मैं लास्ट में बताऊंगी, ओके शाहनवाज, पहले हम लोग कंप्लीट कर ले पढ़ाई। फास्टर डेटा कलेक्शन, ओके। एआई जीन कलेक्ट, ओके। एआई से सारे काम आसान हो जाते हैं। हाँ, आसान हो जाते हैं, इसलिए एआई का यूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी वेरिएबल मॉनिटरिंग जो अंजलि ने बताया, ठीक है, इसका एआई वर्जन बताओ। वेरिएबल मॉनिटरिंग डिवाइस तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं घर से, अभी इसका एआई वर्जन बता दो। एआई जीन कलेक्शन, यस, वेरी गुड साक्षी। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेडिक्शन ऑफ डिजीज एंड देयर वेरिएंट्स, फ्यूचर में और क्या वेरिएंट्स आ सकता है वो भी एआई बता पाएगा, राइट। स्मार्ट होम डिवाइसेस, ओके। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वेरी गुड। कोई भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, ओके, आशीष ने बताया। बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। रिड्यूस वर्कलोड, वो तो आप एआई का बेनिफिट्स बता रही हो महानंदिनी। आई एम आस्किंग अबाउट एग्जांपल्स, टेक्नोलॉजी का, एआई टेक्नोलॉजी का। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट बेनिफिट्स।
ओके एकदम शॉर्ट में मुझको बताओ टेलीमेडिसिन क्या है? वन लाइन डेफिनेशन, व्हाट इज टेलीमेडिसिन? Yes, Sakshi, very good. Can also act as guide or consultant of diet for healthy lifestyle. Yes. अभी मेरे को बताओ टेलीमेडिसिन का एग्जांपल, डेफिनेशन। डायग्नोसिस फॉर रिमोट फ्रॉम रिमोट लोकेशन। ओके, टेलीमेडिसिन का डेफिनेशन बताओ सभी लोग। व्हाट इज टेलीमेडिसिन? क्या है टेलीमेडिसिन, बताओ। इतना बड़ा डेफिनेशन किसने दिया है ये? समृद्धि, ये कॉपी पेस्ट करके मत दिया करो, ठीक है? अपना अपना दो। Use of electronic communication and information technology to provide clinical healthcare services remotely. Very good, Karan. Very good. ओके, असाइनमेंट का लिंक कल यहाँ पे चैट में दे दिया था ऑलरेडी, ठीक है? आज भी डाल दो अगर आप लोग के पास लिंक है तो। और मुझे असाइनमेंट के बारे में कोई नहीं पूछेगा फिर से, क्योंकि सर ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया है व्हाट्सएप में, वो लोग उन लोगों ने डाल दिया है सभी को लिंक। ओके, ग्रुप में है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखो, कल वाला चैट स्क्रॉल करके देखो, वहां पे आपको 2-3 लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ से ही होता है। अगर आप लोग मोबाइल में ऑन कर रहे हो, ठीक है, लिंक को, तो MS वर्ड या गूगल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? अगर मोबाइल में अगर आप लोग लिंक को खोल रहे हो तो वो ऐप इंस्टॉल कर लेना। जैसे ये वाला मेरा ऐप मैं लैपटॉप में खोला है, तो लैपटॉप में खोलोगे तो ऑलरेडी खुल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक्यूमेंट, वहां पे आपको खुल जाएगा। ओके, और ईमेल के थ्रू आपको वो करना है। जितने भी आपके, यस, ओके, गुड गुड, जितने भी आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स वगैरह है, ठीक है, वो सबको आपका स्क्रीनशॉट लेना है। जहां जहां लिखा गया है कि ये सब चीजें, जैसे जो हम लोगों ने लास्ट देखे थे, जैसे ये वाला AI डायग्नोसिस रिसर्च, यहाँ पे आपको बोला गया है कि यूट्यूब का एक शॉर्ट वीडियो आपको देखना है। तो हमको कैसे पता चलेगा आप लोगों ने वीडियो देखा? आप लोग को ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट डालना है इसमें, ठीक है? जो शॉर्ट वीडियो आप AI इन डिजीज डिटेक्शन का देखोगे यूट्यूब में, उसका एक स्क्रीनशॉट आपको डालना है। ये जो 3 पॉइंट्स आपको लिखना है, डिजीज का नाम, हाउ AI हेल्प, और 3 लर्निंग पॉइंट्स, या तो आप उसको टाइप करके डाल दो, या तो फिर आप पेज में लिख के फोटो डाल के डाल दो, ठीक है? PDF बना के आप डाल दो। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट कि GitHub से ही बनाना है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट आप अपने किसी से भी आप बना सकते हो। आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो बोला गया है आप वैसा करो। आप कोई भी ChatGPT कुछ भी हो वो ले सकते हो। अमोद कुमार, डू यू हैव एन इमरजेंसी? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? क्लास है कुछ? हाँ समृद्धि, यस, स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर जितना पेजेस का आप लिखोगे वो PDF बना के डाल देना।
ओके। असाइनमेंट को लेके किसी को कुछ डाउट है तो वो आप लोग कल पूछना। कल और परसों 2 और क्लासेस है हमारे। ओके। असाइनमेंट को लेके अगर कुछ डाउट है तो वो आप कल या परसों पूछ सकते हो, क्योंकि हम कल और परसों वही करेंगे। तो पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि आपने अब तक कंप्लीट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, इसलिए सबमिट है। ओके। तो जो आपका असाइनमेंट के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। तो टोटल 30 असाइनमेंट्स है, राइट। 15 थियोरी है, 15 प्रैक्टिकल है। सबको पता है ये? सबको मिल चुका है असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट्स? ओके। जब तक आप 30 सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको आपका पेंडिंग दिखाएगा, ये याद रखना है। ऑफलाइन क्लास मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन करवाती हूँ। कोई और टीचर अगर ऑफलाइन करवाएगा तो आई डोंट नो, हो सकता है। ओके। तो जब तक आप लोग 30 असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका पेंडिंग दिखाएगा। और जो आपका जो 15 थ्योरी है, उन थ्योरी में से जो लास्ट वाला है रिपोर्ट राइटिंग, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कैसे बनाना है। रिपोर्ट राइटिंग है, ओके। वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और परसों, ओके गुड। और परसों जो है हम लोग का डाउट सेशन होगा। तो किसी भी क्लास का कुछ क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है असाइनमेंट को लेके, प्रैक्टिकल थ्योरी को, कुछ भी असाइनमेंट को लेके, तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके। सारे उस डॉक्यूमेंट के लिंक में है, यहाँ पे होगा शायद सभी के पास। वेट, यहाँ से एक्सेस कर लेना सभी लोग। मैंने दे दिया है लिंक। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के असाइनमेंट आपको मिलेंगे। टोटल 30 असाइनमेंट है। ओके। तो आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग लीव कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछो, जिनको नहीं है वो लोग लीव कर सकते हो। लास्ट डेट अब तक नहीं बताया गया है, आप लोग बनाते रहो। प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे बनाना है कल डिस्कस करते हैं। ओके। रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ आप लोगों को परसों जो है हर एक एक असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन का। ओके। जिस भी असाइनमेंट में डाउट होगा वो आप लोग करोगे। आई थिंक आप लोग का एक्सटेंड कर दिया जाएगा असाइनमेंट का डेट, लास्ट डेट। ठीक है साक्षी, हम लोग असाइनमेंट कल डिस्कस करेंगे। ओके। तब तक आप लोग बाकी कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियली जमा करना है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट 2 अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 4 कर लो, और थ्योरी वाले सारे कर लो। जो समझ में नहीं आ रहा वो आप अभी के लिए स्किप कर दो। पूरे 30 से 30 जितने भी असाइनमेंट है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ हाँ चलेगा साक्षी, ये फॉर्मेट भी चलेगा। ओके। तो आप लोग लीव कर सकते हो। और कल 7 PM को जुड़ जाना, 7:05 से क्लास शुरू होगा। ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।